तो बच्चों नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल बेटा, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा। अगर सब कुछ चकाचक है तो कमेंट सेक्शन में बेटा 1 लिख दीजिए, अपन सेशन को स्टार्ट करेंगे। ಏನ್ मग ಎಲ್ಲ ಹೊಂಟೆ। खुश रहो बेटा, सदा प्रसन्न रहो, एकदम मौज मस्ती में रहो और पढ़ाई करते रहो दिल लगा के, मन लगा के। एकदम लोड लेके पढ़ाई नहीं करना बेटा। जैसे कुछ बच्चे हैं ना, मैं कमेंट देखता हूं कि सर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, सर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बेटा पढ़ाई के मजे लो, है ना। ऐसा जबरदस्ती बोझ समझ के नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ाई के मजे लेके पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और आपको टेंशन भी नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन बन गया अच्छी बात है, नहीं बना सॉल्यूशन देखो फिर बनाओ उसको। तो पढ़ाई में ही नहीं, जिंदगी में किसी भी चीज में कभी टेंशन लेके कोई काम नहीं करना है। किसी भी काम में कोई टेंशन नहीं लेनी है। हेलो, हाँ जी बोलिए। अच्छा, तो मैं आपको 7:30 कॉल करूँ, इवनिंग 7:30 और 8 o'clock। 7, 7:30 बजे, 8 बजे कॉल करूँ मैं आपको। नहीं नहीं, अभी तो 2 मिनट, 1 मिनट भी नहीं कर सकता सर। ओके ओके, बिल्कुल। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सेशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है, आधारित स्थिर विद्युत पर। भाई चलिए, अपन PYQ सॉल्व कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने किए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करना है। अच्छा, मेंस के क्वेश्चंस में कोई और डाउट है क्या। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा पहले एडवांस के क्वेश्चन से, फिर मेंस के क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, मैंने कुछ एडवांस के भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे और बोले थे इनको ट्राई करना, और आप ट्राई करते तो निश्चित रूप से किसी ना किसी कंक्लूजन पर पहुंचते बेटा। तो मैं उल्टे से स्टार्ट कर रहा हूं, तो बेटा इसमें क्वेश्चंस ही हैं, तो लिखने का कुछ नहीं है। तो आप ऐसे परेशान मत होना कि सर ये वाली स्लाइड पहले थी, वो वाली स्लाइड बाद में। क्वेश्चंस हैं, कोई भी पहले कर लो, कोई भी बाद में कर लो, कुछ फर्क नहीं पैंदा है, कुछ फर्क नहीं पैंदा सी। तो हमने पहला सवाल ये दिया था आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होमवर्क नंबर अपना 1 था। मैंने कहा था कोशिश करना, कोशिश करना। तो देखो बेटा, आवेश कहां पर रखा हुआ है, हमारा आवेश यहां पर रखा हुआ है, इस जगह आवेश रखा है, ऐसा ही है ना। एक उल्टे शंकु जिसकी ऊंचाई h तथा आधार त्रिज्या r है को समान त्रिज्या के अर्धगोले से आवरण किया गया है। एक आवेश q को इस संयोजन के अंदर रखा गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। शंकुकार सतह से प्रवाहित विद्युत फ्लक्स इतना है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। शंकु वाली सतह से प्रवाहित फ्लक्स के बारे में हमें चर्चा करनी है। अच्छा, मैंने तो हिंट कठिन वाले सवाल की दे दी थी, ये सवाल तो बहुत आसान है। देखो, अगर बेटा हम ऐसा एक गॉसी सतह माने, सुनना ध्यान से, एक ऐसा गॉसी सतह माने, तो इस गॉसी सतह के अंदर कितना आवेश बंद है। सर इस गॉसी सतह के अंदर कितना आवेश बंद है, Q। तो इस नीले कलर की गॉसी सतह से निकलने वाला फ्लक्स कितना, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो इसके अंदर बंद आवेश कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस गॉसी सतह के अंदर बंद फ्लक्स, ठीक है, नीले कलर की। अब आप जरा सोचो कि हमारे पास एक गोलाकार, पूर्ण गोलाकार सतह होती, पूर्ण गोलाकार, और आवेश उसके केंद्र पर रखा हुआ होता। आवेश कहां रखा हुआ होता उसके केंद्र से। तो इस पूर्ण गोलीय सतह से कितना फ्लक्स गुजर रहा होता, तो आप कहते Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझना,
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बड़ा आसान सवाल है। अब हम कहें कि अगर हम सतह को आधा कर दें, सतह को कैसा कर दें, आधा, दो भागों में बांट दें, आधा आधा दो भागों में अगर मैं सतह को बांट दूं, तो हम ऊपर वाले आधे गोले से निकलने वाला फ्लक्स, ऊपर वाले आधे गोले से निकलने वाला फ्लक्स देखें तो कितना हो जाएगा। तो सर टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम आधे गोले से देखें तो कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, फ्लक्स किससे, हाफ गोले से, हाफ गोले से। तो ये कितना निकल रहा होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम नीचे वाले आधे गोले से देखें, नीचे वाले आधे गोले से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो नीचे वाले आधे गोले से भी, इस नीचे वाले आधे गोले से भी हाफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलेगा, हाफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलेगा। ठीक है बेटा, ये आप इसको ऐसे लिख लो, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पूरे गोले से निकलने वाला फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आधे गोले से निकलने वाला फ्लक्स Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये नीचे की ज्यामिति देखो, फ्लक्स गॉस सतह की आकृति पर निर्भर नहीं करता। अगर हम इसको ऐसा ऐसा कुछ बना दें, ऐसा ऐसा भी बना दें, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, इससे निकलने वाला फ्लक्स भी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसी कॉन्सेप्ट से आप देखिए कि अगर ये पूरा गोला होता तो फ्लक्स कितना होता, पूरे गोले से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आधे गोले से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये नीचे की सतह बेटा कैसी भी बनी रहे, नीचे की सतह बेटा जो शंक्वाकार सतह है, ये कैसी भी बनी रहे, इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सोचना बड़ा सिंपल है कि पूरी गॉसी सतह ले लें बेटा हम, जैसे मैंने नीले कलर की बनाई हुई थी, नीली कलर की गॉसी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स इतना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आधा फ्लक्स ऊपर से जाएगा, आधा नीचे से, आधा ऊपर से आधा नीचे से, तो शंकु वाले भाग से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपना आंसर हो गया, ये अपना क्या हो गया, आंसर। अब सवाल में इसका मान कितना दिया गया, सवाल में इसका मान दिया है NQ अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, NQ अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, Q से Q गया, और 2 से 6 गया, कितना बचा 3। तो बेसिकली यहां से हमें ये क्या रिजल्ट मिला है, इस साइड से क्या बचा है बेटा 1, और इधर से क्या बचा है N अपॉन 3। तो बेटा यहां से N का मान हमें कितना मिल जाएगा, 3। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 3, आंसर हो जाएगा बेटा इसका 3। ठीक है, N की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये सवाल क्लियर होगा। ठीक है, वैसे इस सवाल में इतना सब सोचने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है ना, इसका सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं, आप चाहो तो इसको मिटा दो, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था आपको। अगर मैं इसको फटाफट एक लाइन में सॉल्यूशन देना चाहूं इस क्वेश्चन का, तो बिल्कुल अपन इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं भाई। देखो बिल्कुल आसानी से, सोचना नहीं है, सोचना ही नहीं है कुछ। देखो ये पूरी लाल कलर की सतह है, गॉसी सतह, इससे गुजरने वाला फ्लक्स, इससे गुजरने वाला फ्लक्स इतना फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर कितना आवेश बंद है, Q। तो ऊपर वाले गोले से कितना निकल रहा होगा, आधा फ्लक्स, तो नीचे वाले से कितना निकलेगा, आधा। नीचे वाली सतह से भी कितना निकलेगा, आधा। तो जो नीचे वाली सतह है जिसको मैं अब हरे कलर से बना रहा हूं, इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स कहां से, कोण से, शंकु वाली सतह से, ये Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसका मान आपको सवाल में दिया गया है NQ अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 3। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है भाई। ठीक है,
एक मिनट, क्या हो रहा है यार भाई, क्या हो रहा है? अरे इतनी तेज यहाँ पर पूरा, हाँ पूरा इधर इधर ना एकदम भयंकर भड़बड़ भड़बड़ आवाज। बहुत तेज आवाज है बाहर उठकी उठकी। ये सब पूरी ऐसे हो इस लेवल पे चल रहा है ना ये दीवार वो कंक्रीट की बनी है ना, वहाँ प्लाई प्लाई की होगी तो टूट जाएगी। अरे क्या क्या भाई यहाँ पर बहुत तेज आंधी आ रही है, बहुत तेज आंधी, स्टूडियो हिल रहा है, पेड़ टूट गए हैं बगल में। बेटा वो बैकग्राउंड का आवाज इसलिए आ रहा है, इतनी तेज आंधी आ रही है कि स्टूडियो हिल रहा है भाई। मैं सोचा क्या भूकंप आ गया, क्या हुआ। चलो चलो, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल करते हैं। तो जैसे लास्ट टर्न पर प्रक्षेप गति का सवाल करवाया था, वैसे ये सवाल है 20 में पूछा गया है। कब पूछा गया बेटा? एडवांस 20 में। आइए पढ़ते हैं। किसी क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर इतना दिया गया, मतलब विद्युत क्षेत्र किस दिशा में? माइनस वाई दिशा में, नीचे की तरफ है ना। एक तीर से आपको दिख भी रहा है, तीर से भी दिख रहा है, और ये माइनस चिन्ह भी यहां पर लगाया गया है। द्रव्यमान m के एक धनावेश कण को जिस पर आवेश q है, इस क्षेत्र में 2√10 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से प्रेक्षित किया जाता है। इसको प्रेक्षित करने का उद्देश्य क्षेत्र में प्रवेश बिंदु से 5 मीटर की क्षैतिज दूरी पर रखे लक्ष्य T को भेदना है, जैसा कि चित्र में प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। Q/m का मान दिया गया है। तो बेटा जैसा अपन ने कल मेंस वाला सवाल किया था, लगभग वैसा ही सवाल है। हमें क्या करना है, यहां पर अपना एक टारगेट है T, इसको भेदना है। ठीक है, तो हमने एक आवेशित कण को जिस पर धन आवेश है, उसको प्रारंभिक चाल से ऐसे प्रोजेक्ट किया कि यहां से चले और यहां पर गिरे, यहां से चले यहां पर गिरे। तो बेटा इस प्रक्षेप में देखना कि इस प्रक्षेप की जो रेंज वो कितनी हो जानी चाहिए? 5 मीटर। ठीक है, अब देखो प्रक्षेप गति में गुरुत्वीय त्वरण होता था, अब गुरुत्वीय त्वरण की जगह यहां पर विद्युत क्षेत्र लगाया गया है, यहां पर गुरुत्वीय त्वरण नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके कारण त्वरण कहां होगा? जैसे धन आवेश है, कैसा आवेश है बेटा? धन आवेश ही है ना। यस, धन आवेश है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है बेटा? नीचे की तरफ है, नीचे है ना। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो धन आवेश पर बल कहां लगना चाहिए बेटा? नीचे लगना चाहिए। कितना? F बराबर Q × E। तो इस बल के कारण त्वरण कितना आएगा? F की जगह हम क्या लिख लेंगे? ma = Q × A। तो A का मान कितना आ गया बेटा? QE/m। तो प्रक्षेप गति में जो गुरुत्वीय त्वरण G हुआ करता था नीचे, अब उसकी जगह यहां पर विद्युत क्षेत्र के कारण त्वरण आ गया A, वो भी नीचे ही है। तो प्रक्षेप गति के अपने जो भी परिमाण थे, जो भी रिजल्ट थे, उसमें G की जगह क्या रख देंगे? A रख देंगे सिर्फ। ठीक है, तो इस सवाल में मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट कि प्रक्षेप गति में G की जगह A which is equal to QE/m रख देंगे। प्रक्षेप गति में नीचे की तरफ त्वरण होता था G,
यहां नीचे की तरफ त्वरण गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण नहीं बेटा, विद्युत क्षेत्र के कारण है ए। बस इतनी सी बात है। अब रेंज हमें पता है, प्रारंभिक चाल हमें पता है, हमें निकालना क्या है? क्या निकालना है भाई? ऑप्शंस देखेंगे क्या निकालना है। ऑप्शंस कहाँ है? अच्छा इधर है ऑप्शंस। ये कहा जाता है कि यदि यह कण क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर प्रेक्षित किया जाए तो लक्ष्य को भेद पाएगा। यदि कण को 30 या 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो भेद पाएगा। लक्ष्य को भेदने में लगा संभावित समय 5/6 व 5/6 व 5/2 मिली सेकेंड हो सकते हैं। ठीक है, लक्ष्य को भेदने में लगा समय इतना होगा। ठीक है, लक्ष्य को भेदने में लगा समय। तो आइए अपन देखते हैं, हमें लक्ष्य भेदना है तो रेंज का फॉर्मूला बेटा अपन क्या जानते थे? रेंज का फॉर्मूला बेटा अपना होता था उस गति में, कौन सी गति में? उस गति में सर, कौन सी में? अरे प्रक्षेप गति में, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, ये होता था। अब g की जगह बेटा यहां पर कितना आ जाएगा? a आ जाएगा, a। ठीक है, वो 5 मीटर के बराबर। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का मान यहां से कितना आ गया? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ये 5 मीटर इंटू ए अपॉन यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। अब हम इसका मान हल करेंगे। पहले ए का मान बेटा यहां से ही उठवा लो। ए का मान कैसे उठाओगे? क्यू बाय एम का वैल्यू कितना दिया है? 10 की घात 10। ओहो हो, क्यू बाय एम का वैल्यू दिया है बेटा 10 की घात 10। ई का वैल्यू कितना दिया है? ई का वैल्यू दिया है 400। परिमाण लेना है बेटा सिर्फ 400√3, 400√3, 400√3। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 5 इंटू 400√3 कितना हो गया? तो ये हो गया 4 गुणा 10 की घात 14√3 डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। यू का मान ये है, इसका वर्ग करोगे, इसका वर्ग कर दूं बेटा मैं डायरेक्ट, तो 2 का वर्ग 4 हो गया इंटू 10 और 10 की घात 6 है तो 10 की घात 12 हो गया, 10 की घात 12। तो यहां से बेटा आप मुझे साइन 2 थीटा का मान बताइए कितना आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके। कैलकुलेशन में मेरी मदद करना बेटा आप। तो 4 से 4 गया, ठीक है मास्टर। 5 से 10 गया, कितना बचा? 2 बचा है, ठीक है मास्टर। मुझे लगता है 10 की घात 14 है। अच्छा 10 की घात 14 नहीं बेटा, 10 की घात 12 ही आएगा, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। 10 की घात बेटा 12 आएगा। ये देखो 10 की घात 2 है ना, तो ये कितना हो गया? 4√3 इंटू 10 की घात 12, 10 की घात 12। तो 10 की घात 12 से 10 की घात 12 कट जाएगा। तो वैल्यू कितनी बची है? साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी बची है? √3/2। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई है बेटा? √3/2। अब देखो अगले पन्ने पे चलते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर √3/2 है। इसका मतलब साइन 2 थीटा का मान किसके बराबर हो गया? √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 60 लिख सकते हैं। कंपेयर करो तो 2 थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए परास 5 है। थीटा का मान कितना आया बेटा? 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब अपन जानते हैं, है ना, अपन जानते हैं वी नो, VKNOW, ये 11th क्लास के कॉन्सेप्ट हैं। अब एडवांस के सवाल हैं बेटा, तो एडवांस के सवाल में ना मिक्सिंग करते हैं 11th क्लास और 12th क्लास, मतलब अलग अलग चैप्टर की मिक्सिंग करते हैं बस। ठीक है, तो वी नो कि जो परास होती है थीटा एंगल के लिए और परास होती है 90 माइनस थीटा एंगल के लिए बराबर होती है। परास थीटा एंगल के लिए और 90 माइनस थीटा एंगल के लिए बराबर होती है। तो एक एंगल कितना है बेटा? 30 डिग्री। तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा बोले तो 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 बोले तो 60 डिग्री। ठीक है, परास का मान थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सेम होता है, सेम होता है। तो यहां से 2 एंगल पॉसिबल है, 2 एंगल पॉसिबल हैं जिससे टारगेट को भेदा जा सके।
दो एंगल पॉसिबल हैं जिससे टारगेट को भेजा जा सके। एक θ1 हम 30 डिग्री कह देते हैं, दूसरा θ2 इज इक्वल टू हम क्या कह देते हैं, 6 की बिंदी 60 डिग्री। 6 की बिंदी 60 डिग्री। ऑप्शन पे चलेंगे तो 45 डिग्री आंसर नहीं आया। यदि कण क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर प्रेक्षित किया जाए, गलत। ठीक है। यदि कण को क्षैतिज से 30 डिग्री अथवा 60 डिग्री के, आहा स्वाद आ गया बेटा, स्वाद आ गया, भेद पाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब टाइम को भेदने में लगा संभावित समय, ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड्स, मेरे खुद के प्यारे पर्सनल दोस्तों, समय और निकालना में। तो देखो हमारे पास दो अलग अलग एंगल हैं, तो उड्डयन काल अपन क्या लिखते थे, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी लिखते थे। अब g की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, रेंज ना, बेसिकली क्या होता था बेटा, ये रेंज को अपन u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, यहां पर भी मैं लिख देता हूं, चलो इसको यहीं बने रहने दो, ऊपर लिख देता हूं। जैसे रेंज अपन क्या लिखते थे बेटा प्रक्षेप गति में, u स्क्वायर, इधर अच्छे से लिखो अमित, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी लिखते थे। बस g की जगह यहां पर गुरुत्वाकर्षण हटा दिया है, g की जगह क्या ले आए हैं, a, विच इज इक्वल टू QE बाय m। तो ये एडवांस का सवाल कुछ एडवांस जैसा है ही नहीं, इसमें वही कॉन्सेप्ट है, बस g को आपको रिप्लेस कर देना है a से, जिसकी वैल्यू QE बाय m है। तो बेटा देखो, जब एंगल ये वाला अपन लेंगे तब उड्डयन काल लिखें। अगर हम एंगल ये वाला लेके चलते 30 डिग्री, तो 2u साइन 30 डिग्री अपॉन a। और अगर हम a वाली वैल्यू लेके चलते हैं तो उड्डयन काल कितना आ जाएगा, 2u साइन 60 डिग्री अपॉन a। अब चाहो तो आप वैल्यू पुट कर लो, इसमें मैं करता हूं, इसमें आप करो। t2 का मान आप बताना, t1 का मैं बताता हूं। ठीक, बरोबर है ना, बरोबर अपन बांट के करेंगे। हर काम कैसे करना है बेटा, मिल बांट के। t1, तो t1 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, u का मान था 2√10 इंटू 10 टू दी पावर 6। a का मान कितना आया था, 4√3 इंटू 10 टू दी पावर 12। और साइन 30 का वैल्यू 1/2। साइन 30, आप इसको कैलकुलेट करो, मैं इसको करूं, सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा ये। तो ये रहा अपना u का मान 2√10 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और a का मान ये रहा अपने पास 4√3 इंटू 10 टू दी पावर 12, मैंने वही लिखा है। तो काटा कूटा बचा देते हैं भाई, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। अब इसके बाद हमारे पास देखो बेटा क्या बचा, t1 की वैल्यू मैं ऐसे लिख लू, रूट के अंदर 10 है ऊपर से और नीचे 3 है, और ये 2 को हम रूट के अंदर लेके आएंगे तो कितना बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। इनटू ऊपर कितना बचेगा, 10 टू दी पावर -6। ये प्लस का 6 है भाई, ये प्लस का 6 और ये 12 6, तो घात ऊपर जाएगी तो -6 आ जाएगा। समझ गए बेटा, √3 तो था ही, ये 2 को मैं रूट के अंदर ले गया, 2 को मैं रूट के अंदर ले गया, 2 को रूट के अंदर ले गया तो वो 4 हो गया। अब मैं यहां पर काट देता हूं, तो ये कितना आएगा 5, ये कितना आया 2। तो यहां से बेटा वैल्यू हमें t1 की कितनी मिल गई है, t1 इज इक्वल टू √5/6, 5/3 दूनी 6 इंटू 10 टू दी पावर -6 सेकेंड्स। ये कैलकुलेशन मैंने कर दी, ये वाली कैलकुलेशन आपने करनी है। बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, t2 का मान कितना आ गया, सिर्फ मान रखने हैं। t2 आ गया 5√2, आप पे भरोसा कर रहा हूं, 5 मतलब रूट के अंदर 5/2 इंटू 10 टू दी पावर -6 आया होगा, ऐसा ही आया है क्या, यस 5√2 यस, सभी बच्चे यही कह रहे हैं। 5 रूट के अंदर 5√2 नहीं, रूट के अंदर 5/2, रूट के अंदर 5/2, तो मिली सेकेंड नहीं भाई, ये माइक्रो सेकेंड करो, -6 आ रहा है ना, माइक्रो सेकेंड
मिली सेकेंड आ रहा है क्या? 10 टू दी पावर -6 आ रहा है ना बेटा, 10 की पावर -6 आ रहा है, राइट? 10 की पावर बताओ, मेरा -6 आ रहा है ऑप्शन में, मिली लिखा है, आपका कितना आ रहा है 10 का पावर? -6 ही आ रहा है, माइक्रो सेकेंड होना चाहिए, -6 ही आ रहा है ना? तो इसको मिली की जगह माइक्रो कर लो बेटा, हर जगह यहां पर मिली की जगह भी माइक्रो कर लो। तो √5/6 और √5/2, ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है? अगर ये ऑप्शन सही है बेटा तो फिर ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, बरोबर ऐसा। अब देखो कुछ बच्चे ना आ गए कि सर 2025 के करवाओ, सर 2024 करवाओ, बेटा सब करवाएंगे, सब मान लो किसी टॉपिक में पूछा ही नहीं गया हो तो, है ना? और फिर ना वो हमारे पास भी आना चाहिए ना सवाल, करवाएंगे क्या? अभी खत्म हो गया क्या? अभी तो अपने बहुत सारे की ये पूरापन पढ़ेंगे, है ना? फिर जब आप, मेरा तरीका क्या है ना कि जैसे 2025 के जो PYQ है, मेंस के हों या एडवांस के, तो बेटा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सिलेबस हो जाएगा, फुल टेस्ट प्रैक्टिस करने होते हैं ना आपको, तो पिछले साल के पेपर से आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उससे आपको अच्छा अनुमान लगता है। क्या फर्क पड़ता है कि कोई पेपर किस सन का है? वैसे भी इस साल पेपर आसान ही आया है बेटा, मॉड्यूल में PYQ वगैरह सब कुछ है। अगला क्वेश्चन देखने चलते हैं अपन। अगला सवाल मैंने ये दिया था आपको, एक धनात्मक बिंदु आवेश +Q एक काल्पनिक अर्धगोलीय वृत्त, अर्धगोलीय पृष्ठ जिसकी त्रिज्या R है, के बाहर रखा है, के बाहर रखा है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। सही कथन चुनिए, सही कथन चुनिए। तो वक्रित भाग से गुजरने वाला कुल फ्लक्स Q/ε0 है बेटा, ये स्टेटमेंट तो गलत होगा, क्योंकि जैसे ये आवेश है, ये आवेश, ठीक है, ये आवेश है, तो कुछ फ्लक्स इसमें से गुजरेगा और कुछ फ्लक्स ऊपर भी तो जाएगा, ऊपर भी तो जाएगा कि नहीं जाएगा? सर ऊपर भी जाएगा, तो टोटल फ्लक्स इस वक्र भाग से नहीं गुजर रहा है, टोटल फ्लक्स इस वक्र भाग से नहीं गुजर रहा है, ठीक है? इनफैक्ट आवेश यहां भी रखा होता, इस जगह भी रखा होता बेटा, तो वक्र भाग से गुजरने वाला फ्लक्स Q/2ε0 होता। Q/ε0 फ्लक्स कब होता? जब सतह ऐसी होती तब, आवेश यहां रखा होता, सतह ऐसी होती तब, ठीक है? तो यहां तो अपन सीधे देख पा रहे हैं कि आवेश यहां पर रखा हुआ है, तो कुछ बल रेखाएं बेटा इससे गुजरेंगी और कुछ बल रेखाएं बेटा इधर भी जाएंगी, क्योंकि एक धन आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो त्रिज्यीय बाहर सममिताकार रूप से होती हैं। तो मुझे उम्मीद है ये ऑप्शन आपको क्लियर होगा कि ये गलत है। अगला देखो, विद्युत क्षेत्र का समतल पृष्ठ के अभिलंबवत घटक नियत रहेगा। विद्युत क्षेत्र का समतल पृष्ठ के अभिलंबवत पृष्ठ पर घटक नियत रहेगा, ठीक है? विद्युत क्षेत्र का समतल पृष्ठ से अभिलंबवत घटक नियत रहेगा, नहीं रहेगा बेटा। इनका कहने का मतलब यह है बेटा कि हमारे पास ये हम समतल पृष्ठ लिए हैं, ये समतल पृष्ठ लिए हैं, ठीक है? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं मैं, तो इस पॉइंट पर ध्यान से देखना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी बेटा? ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, यहां से पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर, पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर। अरे भैया, पॉजिटिव चार्ज यहां है, पॉजिटिव चार्ज से दूर, पॉजिटिव चार्ज से दूर, पॉजिटिव चार्ज से दूर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी,
ई। और अगर मैं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाऊं तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। और ये ई बराबर नहीं होंगे, ये वाले तो सममिति से आप देख सकते हैं कि ई और ई बराबर है, बट ये वाला ई अलग होगा। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ही होगी क्योंकि ये दूरी सबसे कम है, ये दूरी सबसे कम है, ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है, तो E2 का मान ज्यादा होगा ऑब्वियसली, E2 का मान ज्यादा होगा किससे, E1 से, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर हम इसका घटक लें तो इसका घटक तो और भी कम हो जाएगा। अगर हम E1 का घटक लेते हैं तो E1 का एक घटक इधर आएगा, एक घटक इधर आएगा, तो E1 का हमने एक घटक ले लिया, मान लीजिए E3 नाम दे दिया, तो E3 का मान तो E2 से कम होगा। क्यों? E2 का मान पहले ही E1 से ज्यादा है, E2 का मान E1 से ज्यादा है, और E1 का ये घटक है, E1 का ये घटक है बेटा, ठीक है। तो जो घटक है वो E2 से कम ही होगा, समझ गए? आप देखो, आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि यहां से ये वाली दूरी बेटा कम है, ये वाली दूरी कम है, ये वाली दूरी ज्यादा है, और बिंदु आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हम क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अगर R का मान ज्यादा, R का मान ज्यादा तो E का मान कम, E का मान कम। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि E2 का मान ज्यादा होगा, E1 का मान कम होगा, और फिर हम इसका अगर घटक करेंगे तो वो और भी कम हो जाएगा। तो ये बराबर बराबर तो हो ही नहीं सकते, तो ये वाला ऑप्शन भी शानदार गलत है बेटा, ये वाला ऑप्शन भी शानदार गलत है, ठीक है। अब समतल पृष्ठ की परिधि पर समविभव पृष्ठ है, समतल पृष्ठ की परिधि पर समविभव पृष्ठ है। तो देखो बेटा, ये तो हो गई किसकी बात, ई की बात। अब विभव की बात देखो, V इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर लिखते हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो आप ये बताओ कि स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है या गलत। तीसरा वाला, हमें विभव देखना है समतल पृष्ठ की परिधि पर, मतलब हमें इन बिंदुओं पर विभव देखना है। तो बेटा परिधि के जितने भी बिंदु होंगे, परिधि के जितने भी बिंदु सभी इस आवेश से बराबर दूरी पर होंगे क्या? यस, स्टेटमेंट बेटा ये करेक्ट है बिल्कुल। क्योंकि बेटा कारण क्या है इसका, क्योंकि समतल पृष्ठ के सभी बिंदु परिधि से समान दूरी पर होंगे। एक बालक लिख रहा था, सर क्वेश्चन पढ़ के समझाया कीजिए। हम कहेंगे बालक तुम मूर्ख हो, क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है कि अर्धगोला है, एक आवेश रखा है, बस जो चित्र में बना है वही लिखा है क्वेश्चन में कि अर्धगोला है, उसके ऊपर आवेश लिखा है, बस इतना सा सवाल है। जो फोटो है दिख रहा है वही सवाल है, और कुछ है ही नहीं सवाल में। समझना तो हमें ऑप्शंस को है ना, ऑप्शन क्या कह रहे हैं। हर सवाल का अपना अलग फ्लेवर होता है, कोई खट्टा मीठा होता है, कोई ऑरेंज होता है, कोई मैंगो होता है, अलग फ्लेवर होता है बेटा। चलिए, तो ये ऑप्शन सही ही हो गया। अब अर्धगोलीय वक्रत पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान यो से, अर्धगोलीय है ना, ये माइनस का कुछ मतलब नहीं है। अर्धगोलीय वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान, चलो माइनस लगाए, ठीक है, क्योंकि सतह के अंदर जाने वाला फ्लक्स हम नेगेटिव लेते हैं और सतह से बाहर आने वाला फ्लक्स पॉजिटिव। ये बात मैंने आपको समझाई थी, है ना। ये बताया था कि जैसे सतह के अंदर जाने वाला फ्लक्स नेगेटिव क्यों लेते हैं, तो हम क्या भैया यहाँ पर ऋण आवेश होगा तभी विद्युत बल रेखाएं अंदर जाएंगी, ऋण आवेश होगा तो विद्युत बल रेखाएं अंदर जाएंगी, तो फ्लक्स कितना हुआ, -q/ε0, ठीक है। तो किसी भी सतह के अगर अंदर फ्लक्स जा रहा है
विद्युत बल रेखाएं अंदर जा रही हैं। ओ हो, मतलब अंदर ऋणावेश है। और किसी सतह से अगर विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, ओ हो, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर धनावेश है। धन आवेश से ही विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। धन आवेश है तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर जाने वाला फ्लक्स नेगेटिव होता है भाई साहब, और बाहर आने वाला फ्लक्स पॉजिटिव है ना। तो किसी भी सतह के लिए फ्लक्स अंदर जाने वाला कैसा होता है भैया, नेगेटिव, और फ्लक्स बाहर आने वाला कैसा होता है बरखुरदार, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। अब अगला ऑप्शन देखिए कि अर्धगोलीय वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान इतना होगा। तो देखो बेटा कि आप याद करो वो चकती वाला एग्जाम्पल है ना। ये रिजल्ट कई बार बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार इसको याद दिला देता हूं कि हमने कहा ये हमारे पास एक चकती है, ठीक है। यहां से कुछ दूरी पर हमने आवेश रखा हुआ है, ठीक है। ये शंक्वाकार सतह बनाएगी इससे। इस टोटल एंगल को मैं क्या बोल लिया, ये टोटल एंगल अल्फा है। तो ये आधा एंगल कितना हो गया, आधा एंगल हो गया भाई साहब अल्फा बाय 2। आधा एंगल कितना हो गया बेटा, अल्फा बाय 2। तो हमने लिखा था कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स, चकती से गुजरने वाला फ्लक्स इज इक्वल टू होता है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है बेटा, यहां पर रखा हुआ आवेश, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। याद है बेटा ये रिजल्ट, 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। फिर हमने इसको ऐसे भी लिख लिया था, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आप ये वाला रिजल्ट याद रखो, इसी से काम हो जाता है अपना, है ना, क्योंकि cos अल्फा बाई 2 का मान ही ये आ जाता है। ये बेटा मैंने सूत्र लिखवाया था, इसको हमने कहा x, इसको मैंने कहा r, ये त्रिज्या। अब मैं आपसे बोलूं cos अल्फा बाई 2 का मान बताओ, तो cos अल्फा बाई 2 का मान आप क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना हो गया अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। कर्ण मतलब ये वाली भुजा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मैं रिजल्ट रिकैप करा रहा हूं, मैंने आपको रिजल्ट लिखवाया था, रिजल्ट रिकैप करवा रहा हूं, याद दिलवा रहा हूं रिजल्ट, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि ये सतह चाहे ऐसी बनी रहे, चाहे ऐसी बनी रहे, चाहे गोलाकार सतह हो, चाहे कैसे भी झंडू बाम के आकार की सतह हो, कैसी भी सतह रहे, फ्लक्स यही रहेगा, सतह कैसी भी हो, ठीक है। तो अब देखिए, अब देखो बेटा कि यहां से गुजरने वाला हमें फ्लक्स निकालना है, इस वक्र भाग से गुजरने वाला फ्लक्स। तो देखो वक्र भाग से जो फ्लक्स गुजरेगा वही इस चकती से गुजरेगा, जो फ्लक्स वक्र भाग से गुजरेगा बेटा वही फ्लक्स इस चकती से गुजरेगा, क्योंकि यहां से 10 बल रेखाएं घुसेंगी तो यहां पर 10 बाहर आएंगी, 10 ही बाहर आएंगी, ठीक है। 10 बल रेखाएं वहां से घुसेंगी तो 10 बल रेखाएं ही बाहर आएंगी। तो अब देखो हमने ये कहा कि ये कोण कितना हो गया, मान लीजिए ये अल्फा बाय 2, इस एंगल को हम कह देते हैं बेटा अल्फा बाय 2। तो cos अल्फा बाय 2 का मान कितना हो गया, यहां पर cos अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू, ये वाली भुजा की लंबाई r है और इस वाले भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, r√2, ठीक है। क्योंकि ये r है, ध्यान से देखना भाई साहब, ये वाला r है, ये वाला भी r है, ये r है, ये r है, तो ये r√2 होगा। तो cos अल्फा बाई 2 का मान कितना हो गया, r अपॉन r√2, r अपॉन r√2, r से r कट गया, तो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स
तो वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2, और अल्फा बाई 2 का मान हम निकाल चुके हैं, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 का मान कितना है बेटा, 1/√2, 1/√2 है ना, क्योंकि ये कटने के बाद बेटा 1/√2 ही बचेगा, 1/√2 ही बचेगा। सर ये माइनस लगा है, माइनस इसलिए लगा है कि इससे फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो चकती से बाहर आने वाला फ्लक्स पॉजिटिव और इस वक्र भाग से गुजरने वाला फ्लक्स नेगेटिव होगा। वक्र भाग से गुजरने वाला फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि उसके अंदर जा रहा है, वक्र भाग के अंदर फ्लक्स जा रहा है, तो अंदर जाने वाला फ्लक्स नेगेटिव, बाहर आने वाला पॉजिटिव। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट और मैं बता देता हूं कि देखो, कैसी भी सतह है, कैसी भी सतह हो, आवेश अगर किसी बंद सतह के बाहर है, तो अपन जब फ्लक्स निकालते हैं तो हम अंदर वाला ही आवेश क्यों लेते हैं, बाहर वाला आवेश क्यों नहीं लेते हैं, अंदर वाला ही क्यों लेते हैं। तो हमने कहा बाहर वाला आवेश हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि बाहर वाले आवेश के कारण किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है, शून्य होता है। आप यहां पर नोट डाल के भी लिख सकते हैं, नोट डाल के, कि यदि आवेश किसी बंद सतह के बाहर है, बंद सतह के बाहर है, बाहर है, तो उसके कारण बंद सतह से, बंद सतह से, उसके कारण बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स हमेशा शून्य होगा। सर क्यों, ऐसा क्यों, एक्सप्लेन करो। तो हमने कहा देखो, आवेश यहां रखा हुआ है बाहर वाला, ठीक है, अब विद्युत बल रेखाएं ऐसी होंगी, तो अब देखो बेटा, जितनी विद्युत बल रेखाएं अंदर जाएंगी उतनी ही बाहर निकलेंगी। ये यहां से देखो, विद्युत बल रेखा अंदर जा रही है, यहां से बाहर निकल रही है, यहां से अंदर जा रही है, यहां से बाहर निकल रही है, यहां से अंदर जा रही है, यहां से बाहर निकल रही है। तो जितनी बल रेखाएं अंदर जाएंगी उतनी ही बाहर निकल जाएंगी। तो अंदर जाना वाला फ्लक्स पॉजिटिव, बाहर आने वाला, सॉरी, अंदर जाने वाला फ्लक्स नेगेटिव, बाहर आने वाला फ्लक्स पॉजिटिव, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, शून्य हो गया। नेट फ्लक्स कितना हो गया बेटा, शून्य हो गया। क्योंकि यहां से देखो, हमने जितनी और बना देता हूं एक बल रेखा, ये अंदर गई और यहां से बाहर निकल गई, तो 1 2 3 4 5 6 बल रेखाएं मैंने बनाई है। तो उसके अंदर कितनी जा रही है, 6, बाहर भी कितनी निकल रही है, 6, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। इसीलिए गॉस अंकल ने क्या कहा था कि आवेश कौन सा लेना है, अंदर वाला, पृष्ठ के अंदर वाला आवेश लेना है, क्योंकि बाहर वाले आवेश के कारण हमेशा क्या होगा, नेट फ्लक्स 0 होगा। जितनी बल रेखाएं अंदर जाएंगी उतनी ही बाहर आएंगी। तो यहां पर आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, इस केस में, है ना, इस वाले केस में, इस केस में अपना सीन कैसा है भाई, पृष्ठ कैसी है, एक गोला है और यहां पर वृत्त है, ऐसी पृष्ठ दी गई है आपको सवाल में। तो एक तो ये वाली पृष्ठ हो गई भाई साहब, समतल वाली पृष्ठ हो गई येलो कलर की, और एक गोला वाली पृष्ठ हो गई ये व्हाइट कलर की। अरे यार, है ना, ये पृष्ठ है, आवेश रखा हुआ है, अरे भाई इलाका धुआं हो गया है। तो आवेश रखा है यहां, आवेश रखा है यहां, तो यहां से जितना आवेश अंदर, जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही फ्लक्स बाहर जाएगा, जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो नेट फ्लक्स कितना, 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि गोलीय पृष्ठ से अंदर जाने वाला फ्लक्स इज इक्वल टू समतल पृष्ठ से बाहर आने वाला फ्लक्स। क्योंकि हमने कैलकुलेट क्या किया है, हमने यहां पर कैलकुलेट किया था किससे,
इस डिस्क से गुजरने वाला फ्लक्स, तो डिस्क से जितना फ्लक्स बाहर आएगा गोले से उतना ही अंदर जाएगा, गोले से उतना ही फ्लक्स कहां जाएगा बेटा, अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है। मैंने आपको बोला था कि ये रिजल्ट बेटा आपको याद रखना है, नहीं तो ये गाना गाने लगता है कि तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। और कभी जरूरत पड़ जाए तो मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि रिलेशन बिटवीन, अभी मैं बताता हूं, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल, घन कोण व कोण व घन कोण के बीच संबंध बेटा क्या होता है, यही होता है कि हम कहते हैं घन कोण को इससे प्रदर्शित करते हैं ओम से। घन कोण ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2, 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, ये संबंध होता है, एक घन कोण और ये अल्फा क्या है, कोण। ओमेगा क्या है बेटा, घन कोण, और अल्फा क्या है बेटा, कोण है। यहां लिख देता हूं, अल्फा क्या है बेटा, कोण है ना। तो कभी आवश्यकता पड़े, वैसे तो आपको वो रिजल्ट याद है फ्लक्स वाला, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तब भी अगर जरूरत पड़े तो ये अल्फा कोण है और ये घन कोण है। अल्फा कौन सा वाला कोण है भाई साहब, ये कहां गया, ये वाला कोण है अल्फा, ये अल्फा है ना, और अल्फा बाई 2 ये आधा कोण है। कितना कोण है, आधा कोण। चलो, तो बेटा ये सवाल क्लियर है। 4 ऑप्शंस, एक गलत हो गया था, ये आप नहीं बताया, सही है। और इसका सूत्र हमने लिखवाया था आपको सिर्फ सूत्र में मान लिखना था। एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए। साइड की बात है जो मैंने बताई, घन कोण बड़ कोण, उसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। हम इस सवाल की बात करें, ये ऑप्शन क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि दोनों क्यों गलत है, ये क्लियर होना चाहिए क्यों सही है, और फ्लक्स कैसे निकाला अपन ने। हमने चकती से पास होने वाला फ्लक्स निकाला, तो जितना फ्लक्स चकती से बाहर निकलेगा उतना ही बेटा इस सतह से अंदर जाएगा, क्योंकि अगर आवेश बाहर है बंद सतह के तो उससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स शून्य होगा। तो एक फ्लक्स सतह से जितना फ्लक्स बाहर आ रहा है दूसरे से उतना ही अंदर जा रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन। टाइम कितना जल्दी निकलता है यार जब अपन क्वेश्चन कर रहे होते हैं। हम एक एक दो दो करके ना ये और होमवर्क दिया करेंगे, है ना, तो ट्राई किया करना। वेरी गुड, 90% लोगों को क्लियर है। अब देखो मैं कसम दे रहा हूं सबको, तुमको आईटी की कसम है, तुमको 12वीं की कसम है, सच सच जवाब देना। तुमको विद्या रानी की कसम है, मैंने जो होमवर्क दिए थे कितने लोगों ने कोशिश की थी सॉल्व करने की, वो थम्स अप पर वोट करना, थम्स अप पर। और जिन बच्चों ने घर पर जाके होमवर्क सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की, वो थम्स डाउन पर वोट करना, ठीक है। ईमानदारी से कसम दे दी है मैंने, और मेरी कसम झूठी नहीं जाती। साधु आदमी हूं, साधु। गोविंद गोविंद गोविंद। ईमानदारी से वोट करना। चलिए, संलग्न चित्र में दर्शाए गए 3 परावैद्युत ठोस गोले। परावैद्युत का मतलब ये होता है बेटा कुचालक, है ना, ऐसा लिख सकते हैं कि कुचालक गोले हैं, कुचालक आवेशित गोले हैं। ठोस गोले 1 2 3 मतलब 3 गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः r/2 r व 2r हैं, r/2 r व 2r है। आवेश स्मॉल q,
2q कॉमा सॉरी स्मॉल q नहीं कैपिटल Q कॉमा 2q व 4q क्रमशः एक समान रूप से वितरित है यदि बिंदु P जो प्रत्येक गोले के केंद्र से r दूरी पर स्थित है पर गोले 1 2 3 के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्रमशः E1 E2 E3 है तब इनका सही क्रम आपको बताना है। तो बेटा ये सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इन बच्चों का मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। अब देखो सोचो ना अब हमारे अकेले मेहनत करने से बेटा क्या होगा, हम आपको कुछ भी करवा दें, सवाल दे दें, कितने भी कॉन्सेप्ट सिखा लें, 70% बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने होमवर्क टच ही नहीं किया है, जिन्होंने होमवर्क करने की कोशिश ही नहीं की है। तो बेटा आप बताओ ये रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे आप सीखोगे? और आपको होमवर्क डिस्कशन में मजा भी तभी आएगा जब आप इनको एक बार घर पर ट्राई करोगे, घर पर कोशिश करोगे। जिन बच्चों ने, जैसे 30% बच्चे हैं, घर पर सॉल्व करने की कोशिश की होगी, इन बच्चों ने, है ना, इन बच्चों ने घर पर सॉल्व करने की कोशिश की तो इनको डिस्कशन में मजा आ रहा होगा, फील आ रही होगी कि अच्छा हम ऐसा सोच रहे थे लेकिन यहां पर गलती कर रहे थे, अब समझ गए, या कि हम ऐसा सोच रहे थे और हमने खुद से ही कर लिया था ये, तो तब तो फीलिंग्स 4 गुना हो जाती हैं। अब तुम हमारा साथ नहीं दोगे बेटा तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? अब मेरी गलती है क्या? अब मेरी गलती हो बेटा, अगर अब तुम सिलेक्ट नहीं होते उसके बाद कहो कि सर ये आपकी गलती है, मैं जल समाधि ले लूंगा। कल ही समझाया था, कोशिश करोगे सफल होगे या असफल होगे, कोशिश ही नहीं करोगे तो बेटा एक ही रास्ता बचा है, असफल होना। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं की, आगे करोगे कोशिश, वादा करते हो करोगे कोशिश, करना है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। गाना भी है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, है ना। क्योंकि वादा तो तोड़ने के लिए किए जाते हैं, वादे तोड़ने के लिए होते हैं। चलो तो अब 30% लोगों को ही मजा आएगा भाई, बच्चों 70% लोगों को मजा ही नहीं आएगा। तो देखो ये हमारा गोला है, अब पहले केस में हम E1 लिख रहे हैं। देखो जो फोटो में दिया है, मैंने आपको बोला कि 2 प्रकार के सवाल होते हैं। एक सवाल होता है जिसमें सिर्फ लैंग्वेज होती है, फोटो नहीं होती है, उसमें हमें सवाल बड़े ध्यान से पढ़ना होता है और फिर फोटो बनानी होती है, तब हम सोच पाते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं। दूसरा सवाल होता है कि सवाल में लैंग्वेज भी लिखी होती है और फोटो भी दी होती है, तो ये सवाल हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इस प्रकार के सवाल बनाने वालों लोगों को हमें थैंक यू कहना चाहिए। जैसे इन्होंने कुछ बोला भी है और फोटो दे दी है कि फोटो से समझ लो। कहा है कि 3 गोले हैं, 1 2 3, है ना। इस गोले की फील्ड कितना है E1, इस गोले का कारण फील्ड कितना बोला है E2, इसके कारण फील्ड कितना बोला है E3। ठीक है, किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर, ठीक है। आवेश और त्रिज्या ये सब आपको दी गई हैं। तो देखो E1 की बात करें तो E1 पॉइंट कहां है बेटा? आउटसाइड है। E1 की बात कर रहे हैं तो पहले गोले के लिए पॉइंट बिंदु कहां है? बाहर है, बाहर। तो E आउटसाइड क्या होता है? KQ/R²। समझना, देखो कितना छोटा सा है, कितना आसान सा सवाल है। तो R क्या होता है? कहां से दूरी? केंद्र से दूरी होती है। तो KQ और दूरी कितनी है? R, तो KQ/R²। तो E1 का मान तो यो आ गया सर, E1 का मान दाऊ यो आ गया। अब E2 की बात करते हैं तो ए सेकंड केस में पॉइंट सतह पर है। पॉइंट कहां पर बेटा? सतह पर। तो जो हम E1 कह रहे हैं, है ना, ये तो अपना E1 हो गया सेकंड केस के लिए। सेकंड केस में बेटा पॉइंट सतह पर है, सरफेस पर। किस केस में? सेकंड केस में। तो सतह के लिए फॉर्मूला KQ/केंद्र से दूरी,
त्रिज्या के ही बराबर हो जाती है ना, ये फॉर्मूला है। तो ये कितना आ गया K, बट इस केस में आवेश इज 2Q, आवेश कितना है 2Q, और केंद्र से दूरी जिसे हम त्रिज्या कहें ये कितना है बेटा R ही है। तो ये बेटा वैल्यू हो गई किसकी E2 की, ये वैल्यू किसकी हो गई E2 की। क्या अब आप अपनी कॉपी में E3 की वैल्यू लिख सकते हैं, एनी वन ऑफ यू। E3 के केस में पॉइंट भाई साहब अंदर है, पॉइंट अंदर है, और मैंने हिंट लिख के दिया था E इनसाइड, ये थर्ड केस की बात हो रही है। पॉइंट कहां है बेटा अंदर। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो पदों में लिखते थे, एक तो रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और एक हमने Q के पदों में भी लिख के बताया था, Q के पदों में। तो यहां हमें आवेश ही दिया है तो हम आवेश के ही पदों में लिख लेंगे। अरे पगले जीरो होगा, गधे घनचक्रों, पापियों अधर्मियों दुष्टों रावणों विभीषणों समबाहु विषमबाहु समद्विबाहु। हाँ हमको पहले ही लगते थे त्रिभुज है ना, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, हमको लगते थे राक्षसों के नाम है। क्या है राक्षसों के नाम बेटा? कुचालक गोला लिखा है, कुचालक गोला, मैंने स्पष्ट भी लिख दिया है ऐसा, कुचालक गोला बेटा चालक गोला। देखो कभी भी जब गोले की बात आए ना तो हमारे दिमाग में आना ही चाहिए कि गोला चालक है या कुचालक। कभी हमने कहा एक गोल है विद्युत क्षेत्र बनाओ बताओ, तो पहले तो आप यही पूछ लेना हमसे कि सर चालक है कि कुचालक। ठीक है, तो चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, कुचालक गोले के अंदर नहीं होता है। तो अंदर फील्ड कितनी होती थी K Q छुटका R, केंद्र से दूरी अपॉन कैपिटल R, त्रिज्या की घात 3, त्रिज्या की घात 3। ठीक है, ये सूत्र होता था भाई साहब, ये सूत्र होता था, याद करो बेटा। अगर सूत्र याद नहीं रखोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो हॉल में ही मूत्र निकल जाएगा, तो इसलिए सूत्र बहुत जरूरी है। तो K आवेश कितना है बेटा इस पर 4Q, आवेश कितना है 4Q, केंद्र से दूरी कितनी है पॉइंट की, तो ये रहा अपना पॉइंट। तो जो केंद्र से दूरी स्मॉल r कहते हैं ना अपन, केंद्र से दूरी वो कितना है बेटा कैपिटल R के बराबर। त्रिज्या इसकी कितनी है भाई साहब, इसकी त्रिज्या है 2r, तो ये 2r का घात 3, घात 3। तो अब देखो K 4 लिख लो, 4K Q R और 2 का घात 3 कितना हो गया 8, और R का घात 3, R से एक R बेकार, 4 से ये गया 2 बचा, तो ये कितना आ गया बेटा K Q अपॉन 2, एक R से एक R गया तो नीचे 2R बचा, 2R स्क्वायर। अब आप देख लो कि किसकी वैल्यू ज्यादा किसकी वैल्यू कम, किसकी वैल्यू ज्यादा किसकी वैल्यू कम। मैं लिख दूं यहां पर, देखो E1 की वैल्यू कितनी आ गई KQ अपॉन R स्क्वायर, हाँ मास्टर सही कह रहे हो। E2 की वैल्यू कितनी आ गई 2KQ अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर। E3 की वैल्यू कितनी आ गई, E3 की वैल्यू आ गई है KQ अपॉन 2R स्क्वायर। तो हमको स्पष्ट दिखाई दे रही है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। देखो ये तो सभी में कॉमन है, ये वाला पद सभी में कॉमन है, ठीक है, ये सभी में कॉमन है। तो समझ गया ना बेटा, ये तो सब में कॉमन ही है। तो सबसे बड़ा कौन है E2 है, फिर इसके बाद E1 है, और सब अंतर छोटा कौन है E3 है। ठीक है, क्योंकि देखो इसका गुणांक कितना है 2 है ना। चलो हम इसको कुछ मान लेते हैं, E मान लेते हैं, इसका मान E मान लेते हैं। तो इसका मान कितना हो गया E, इसका मान कितना हो गया 2E, और इसका मान कितना हो गया 3, सॉरी 3 नहीं E/2, E/2। इसको मैंने E मान लिया, E माना ऐसा। तो E2 E1 E3 ये करेक्ट ऑर्डर है, E2 E1 देन E3। ये कहीं ऑप्शन में कह रहे हैं E2 सबसे ज्यादा है। अच्छा ये बताओ कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन घर पर खुद से सॉल्व कर लिया था? 70% ने तो ट्राई नहीं किए। अब जिन बच्चों ने ट्राई किया है उसमें से कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन खुद से कर लिया था घर पर? थम्स अप पर वोट करना, थम्स अप पर वोट करना। ऐसे ही सीखते हैं।
ये बालक पूछ रहा है कि सर ये वाला फॉर्मूला कब बताए, ये वाला फॉर्मूला कब बताए। बेटा मैंने ये फॉर्मूले ना उस दिन बताए थे, उस दिन याद करो जब तुमको दस्त लग रहे थे तुमको, उस दिन बताए थे फॉर्मूले मैंने। कैसी बात करते हो यार। तो देखो क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी होते हैं, आसान भी होते हैं, और सारे क्वेश्चंस एडवांस के डिफिकल्ट नहीं होते हैं। एक मिथ्या बात है कि एडवांस के सभी क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, मिथ्या बात है। मतलब इतने बच्चों ने ना, जिनने ट्राई किया है उसमें से, ट्राई नहीं किया वो तो अलग बात है। जैसे 30% बच्चों ने कोशिश की थी, तो 30% में से 50% बच्चों ने खुद से कर लिया बेटा ये सवाल। और कोशिश करते तो खुद से कर लेते, तभी आत्मविश्वास बढ़ता है, तभी बेटा आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है ऐसा। सर फ्लाइंग चप्पल भेजो। नहीं बेटा मैं साधु आदमी हूँ, और मेरे पास ना एक जोड़ी ही चप्पल है, कल ही जुड़वाई है मैंने, वो टूट गई थी, है ना। चलो बेटा पढ़ते हैं। तो मैं आपको ऐसा नहीं कि कोई क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिलेक्ट होना है तो क्या करना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। अरे भाई एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है एनसीईआर। तुम यार बेवकूफ लोग फिर वही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम क्लास में सब चीज पढ़ा तो रहे हैं। तुम्हें कोई भी किताब नहीं पढ़ना है, तुम्हें कोई भी किताब नहीं पढ़ना है, तुम्हें क्लास नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। 3 बिंदु आवेशों का एक निकाय चित्र में प्रदर्शित है, यदि कैपिटल डी इज ग्रेटर और ग्रेटर देन स्मॉल डी हो तो इस निकाय की लगभग स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इस निकाय की लगभग स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखो किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इसमें हमारे पास क्या है बेटा, कितने आवेश हैं, 1 2 3, 3 आवेश हैं, तो 3 आवेशों के कितने जोड़े बनेंगे, तो 3 आवेशों के 3 जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे। ठीक है, याद है ना स्थितिज ऊर्जा का तरीका। तो U इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, पहले इनका जोड़ा बना लो, इसका जोड़ा बना लो, तो K आवेशों का गुणनफल Q इंटू माइनस क्यू, Q इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय बीच की दूरी D, है ना स्थितिज ऊर्जा। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर स्थितिज ऊर्जा कब पढ़ाई थी, तो जवाब मैं पहले दे चुका हूं, किस दिन पढ़ाई थी आपको पता है। ठीक है, एक पेयर बन गया इसका इसका, अब इसका इसका पेयर बनाओ, इसका इसका पेयर बनाओ, तो के एक आवेश कितना माइनस क्यू, दूसरा आवेश कितना कैपिटल क्यू, और बीच की दूरी कितनी, तो बीच की दूरी बेटा ये रही। ये दूरी कैसे निकालें मास्टर, ये दूरी कैसे निकालें, तो हमने कहा देखो ये वाली दूरी टोटल कितनी है, डी है, टोटल दूरी कितनी है डी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, d/2 हो जाएगी, ये वाली दूरी d/2 हो गई, d/2 हो गई। तो अब बताओ ये दूरी कितनी हो गई, तो ये वाली दूरी हो जाएगी कैपिटल D माइनस d/2। समझ रहे हो ना दोस्त, हाँ मास्टर समझ रहे हैं, समझ रहे हैं मास्टर। हम कहेंगे वेरी गुड बेटा वेरी गुड, आप इंटेलिजेंट हो बट अपनी इंटेलिजेंस यूज नहीं करते हो। अब इसका इसका पेयर बना लिया, फिर इसका इसका पेयर बना लिया, अब इसका और इसका पेयर बनाओ, इसका और इसका, 3 आवेश हैं तो 3 पेयर बनते हैं, अपन ने सीखा था। तो K एक आवेश छुटका Q प्लस का, दूसरा आवेश बड़का Q ये भी प्लस का है, बटे बीच की दूरी। अब बताओ इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ITJ ही, गधे बताओ इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी। तो मास्टर इनके बीच की दूरी हो जाएगी, देखो ये D है और ये d/2 है, ये d/2 है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, D प्लस d/2, D प्लस d/2। अब देखो टोटल एनर्जी निकालना है तो अपन इनको ऐड करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो U इज इक्वल टू सब में से क्या कॉमन आ गया देखना, तो K स्मॉल q कैपिटल Q सभी में से कॉमन आ गया।
अब देखो इस पद में से क्या बचा, 1 अपॉन कैपिटल डी प्लस डी बाई टू, कैपिटल डी प्लस डी बाई टू। इसमें से हम आखिरी पद पहले लिख रहे हैं क्योंकि ये इसमें माइनस आएगा ना, माइनस, तो ये बचा है माइनस 1 अपॉन कैपिटल डी माइनस डी बाई टू, माइनस फिर पहला वाला पद लिख रहे हैं। अच्छा, पहले वाले पद में बेटा कैपिटल क्यू सभी में से कॉमन नहीं आएगा, के क्यू ही कॉमन आएगा। यहां के क्यू कॉमन आया तो इसमें कैपिटल क्यू बचेगा ऊपर, इसमें कैपिटल क्यू ऊपर बचा, इसमें कैपिटल क्यू ऊपर बचा, माइनस यहां पर स्मॉल क्यू ऊपर बचा एक, है ना, माइनस बचा स्मॉल क्यू अपॉन डी, स्मॉल क्यू अपॉन डी। ठीक है, ऐसा बचेगा। कैसा बचेगा भाई साहब, ऐसा बचेगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने में अगले पन्ने पे चलूं या कर लोगे सॉल्व? सर हम नहीं कर पाएंगे, आप ही कर दो, हम लाचार हैं, हम बहुत ही लाचार हैं। तो देखो इन दोनों टर्म्स को मैं सॉल्व कर रहा हूं तो इसका एलसीएम आएगा डी प्लस डी और कैपिटल डी माइनस डी बाई टू, कैपिटल डी माइनस डी बाई टू। और यहां पर एक पद अपना आखिरी वाला कौन सा बचा है, माइनस क्यू बाई डी, माइनस क्यू बाय छोटका डी, छोटका डी। ठीक है, यहां पर क्यू कॉमन आ जाएगा, है ना, ऊपर। इन दोनों पदों को सॉल्व कर रहा हूं भाई साहब मैं, ओ भाई साहब इन दोनों पदों को सॉल्व कर रहा हूं तो इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा। ठीक है, तो d प्लस डी बाई टू माइनस का d प्लस नहीं d माइनस डी बाई टू, डी माइनस डी बाई टू माइनस का d और माइनस का डी बाई टू, ऐसा ऐसा बचेगा, है ना। कैलकुलेशन है बेटा मात्र, हाँ यही बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें से देखो क्या काटा कूटा मच गया, कैपिटल डी उड़ी बाबा, कैपिटल डी उड़ी बाबा। ठीक है, अब u इज इक्वल टू के छुटका क्यू, के छुटका क्यू, इधर से बचा है माइनस का टू मनी, माइनस का डी बाई टू कितना हो गया डी, माइनस का क्यू इंटू डी, ऊपर ये डी बाई टू जुड़ के डी हो गया और माइनस का डी, ऊपर है क्यू, बटे में देखना इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस क्यू बाई डी, माइनस क्यू बाई डी, माइनस का क्यू बाई डी। ठीक है, ये ऐड होके आ गया भाई। सर ये क्या किया हमने, कहा ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद है ना, भरोसा नहीं होता यार हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस सवाल में एक कंडीशन आपको दी गई है, दैट कंडीशन इज, जो बड़का डी है वो बहुत बड़ा है किससे, छोटका डी से, बड़का डी इज बहुत बड़ा, बड़का डी इज घनघोर बड़ा देन छोटका डी, छोटका डी। तो इसका मतलब है कि इसके तुलना में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हाँ साहब कर सकते हो, क्योंकि बड़का डी बहुत बड़ा है और ये छोटका डी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। सो you will get u is equal to k q माइनस कैपिटल क्यू डी अपॉन डी स्क्वायर माइनस क्यू बाय डी, माइनस क्यू बाय डी। ऐसा कोई ऑप्शन है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू से अंदर गुणा कर दो, ये सेकंड वाला ऑप्शन आंसर हो गया, सेकंड वाला, थर्ड वाला, सेकंड नहीं, क्यू स्क्वायर बाय डी, क्यू स्क्वायर बाय डी, 2q डी अपॉन 2d स्क्वायर नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन विल बी द करेक्ट, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी लिखना एक लाइन की बात थी, पोटेंशियल एनर्जी लिखना कितने लाइन की बात थी बेटा, सिर्फ एक लाइन की बात, फिजिक्स यहां पर खत्म, ये अपन ने पोटेंशियल एनर्जी यहीं लिख ली थी, ये लिख ली, इस एक लाइन के बाद बेटा फिजिक्स खत्म, फिजिक्स संपला, फिजिक्स खत्म हो गया। अब इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशंस है, और
जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो ठीक बैचेज होते हैं ना, सच में, है ना, जैसे उसमें क्या किया जाता है कि मास्टर, है ना, जिन मतलब जो बच्चे सच में अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं कि कैलकुलेशन दो तो वो करते हैं, तो मास्टर इतना लिख के छोड़ देते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है, अब इसको सॉल्व कर देना, इसको सॉल्व कर लेना, और बच्चे इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जितनी देर में मैं इसको सॉल्व किया ना, इतनी देर में 2 सवाल और हो जाते, 2 सवाल और हो जाते बेटा। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाता ना आप के बैच में, तो आप में से बहुत सारे बच्चे, 50% बच्चे फैल जाते कि सर हम इसके बाद हम कर ही नहीं पा रहे हैं, इसके बाद हम ये वाला चीज कर ही नहीं पा रहे हैं। और जिन बैचेस से रैंक आती है, रैंक करके हिंदी मीडियम से अंडर 1000 रैंक कब आएगी, अंडर 500 रैंक कब आएगी, जब आप मुझे इतना भरोसा दिला दोगे कि सर आप ये कॉन्सेप्ट बता के छोड़ दो, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हम कर लेंगे, कैलकुलेशन हम कर लेंगे, उस दिन अपन और सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे तो और बेहतर रैंक की चेष्टा करेंगे। आओ दोस्तों, आवेश स्मॉल क्यू वाले एक ठोस चालकीय गोलक को अनावेशित चालकीय खोखले गोलक के कवच से घेरा गया है ना, पढ़ना। अब देखो मैंने कहा था दो टाइप के सवाल होते, जैसे ये सवाल है, इसमें फोटो नहीं दी, तो हमें सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा और फिर फोटो बनाना होगा। तो आवेश कैपिटल क्यू वाले एक ठोस गोलीय, ठोस चालकीय, है ना, गोला है ना बेटा, तो ध्यान देना कि चालक है को चालक है। देखो मैं कैसे सोचता हूं कि जैसे ही मैंने गोला पढ़ा ठोस है, तो मेरे दिमाग में पहले यही क्वेश्चन कूदता है कि चालक है को चालक, तो स्पष्ट लिखते हैं सवाल में कि चालक गोली को एक अनावेशित चालकीय खोखले गोलीय कवच से घेरा गया है, ठीक है। ठोस गोले के पृष्ठ और खोखले गोले के पृष्ठ के बाह्य पृष्ठ के बीच विभवांतर कितना है, v है, ठीक है। यदि कवच को अब एक आवेश -4q दे दिया जाता है, तब उन्हीं दो पृष्ठों के बीच का नया विभवांतर क्या होगा, नया विभवांतर क्या होगा। तो देखो भाई साहब, एक ठोस गोला और एक खोखला गोला, दिस इज आर ठोस गोला एंड दिस इज आर खोखला गोला, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे सुबह पहली गाड़ी से। अबे छोटा वाला गोला सिलेक्ट करना है भैया, बड़का नहीं। चलो हम तुमको बना नहीं पाएंगे, क्या सिलेक्ट नहीं हो रहा तो तब ठीक है। त्रिज्या दी है क्या, त्रिज्या नहीं दी है, त्रिज्या किसी की नहीं दी है, कोई बात नहीं, जो दिया वो बहुत है ना, अपन को ज्यादा लालच भी नहीं है, भगवान ने जो दिया वो बहुत है अपने लिए, अपन लालची आदमी नहीं है। देखो दोस्तों, इसकी त्रिज्या कितनी r1 मान लिया, इसकी त्रिज्या हमने मान ली कितनी r2, इसकी त्रिज्या कितनी है r1 है, और इसकी त्रिज्या कितनी है भाई साहब r2 है, ठीक है। इसको आवेश दिया है q, पहले प्रारंभ में इसको आवेश कितना दिया है q, और इस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। बाद में क्या किया गया है, यदि कवच को अब एक आवेश दे दे 4q, तो इसके पास तो आवेश कितना है q, और इसके पास आवेश कितना हो गया बेटा -4q। तो बेटा दो गोले वाला केस कराया था ना अपन ने, दो गोले लिए थे अपन ने, अलग अलग जगह पर विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात किया था, विद्युत विभव भी ज्ञात किया था, अलग अलग जगह,
ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, दो बिंदु ले लेते हैं कहीं। देखो ये चालक गोला है, चालक गोले के अंदर चाहे आप विभव यहां पर लिखो या सतह पर लिखो, विभव बराबर ही होता है, विभव सेम ही होता है ना। चालक गोला को चालक गोला, उसके अंदर विभव कैसा होता है, सेम होता है। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया बेटा x और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया y, तो पॉइंट x पर हम विभव लिखते हैं, v कहां पर, पॉइंट x पर। तो एक एक करके दोनों गोलों से पूछेंगे, एक एक करके अपन किससे पूछेंगे, दोनों गोलों से। जगह की वैसे कमी है, जगह की कमी को हम दूर करेगा, बीच में लगा दो सीमा, पार्टीशन। ठीक है, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, बिंदु x पर विभव लिख रहा हूं। तो बिंदु x पर विभव, तो हम कहेंगे इसके कारण कितना होगा, इसके, तो ये बोलेगा हमारी सतह पर है बिंदु, हमारी सतह पर है बिंदु, तो विभव होगा KQ/R1। हमने कहा आई। इसके कारण पूछेंगे बिंदु x पर विभव, तो ये बेचारा कह देगा हम पे आवेश ही नहीं है, हम पे आवेश ही नहीं, हम कहां से विभव लाए, हम गरीब आदमी, विनोद, हम ज्यादा ही गरीब हैं, है ना ऐसा। तो अभी विभव ये है, और ठीक है समझ गया ना। बिंदु x पर बाहर वाले गोले के कारण कितना, 0। अगर हम बिंदु y का विभव लिखें बेटा, तो बिंदु y पर हम पूछेंगे एक एक करके, दोनों गोलों से पूछेंगे। तो हमने इससे पूछा, ओ गोले, अंदर वाले गोले बताओ बिंदु y पर कितना विभव है, तो ये बोलेगा के हमरा आवेश Q, और हमरे केंद्र से, अंदर वाले गोले के केंद्र से कितना दूरी पर है, R2 पर। ठीक है, और बाहर वाले गोले के कारण कितना विभव बिंदु y पर, तो बाहर वाले गोले के पास आवेश ही नहीं है। तो जो हम विभवांतर लिखेंगे Vx माइनस Vy, इसका मान सवाल में दिया हुआ है v, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सवाल में दिया है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा पानी पीता। बेटा 2000 जैसे 19, 20, 21 इसमें थोड़े अच्छे सवाल पूछे गए मीन्स में। अब यहां पर आ जाओ जल्दी से, दो बिंदु ले लिए, ए वाला पॉइंट x, ए वाला पॉइंट y। हमारा तरीका वही होगा, हमारा तरीका नहीं बदलता है। विभव कहां पर, पॉइंट x पर, तो अंदर वाले गोले के कारण KQ/ इसकी त्रिज्या कितना है, R1, और बाहर वाले गोले पर अब आवेश है तो इसके कारण विभव कितना, K, आवेश कितना -4Q, और इसकी त्रिज्या कितनी है, R2। ठीक है, देखो बाहर वाले गोले से बिंदु x पर हम विभव पूछ रहे हैं, तो बाहर वाला गोला बोलेगा कि बिंदु हमारे अंदर है, अंदर। तो किसी भी गोले के अंदर, खोखला गोला है या चालक गोला हो, कुचालक नहीं होना चाहिए, कुचालक गोला नहीं होना चाहिए, विभव उतना ही रहता है जितना की सतह पर। तो इसकी सतह पर विभव कितना होगा, KQ/ इसकी त्रिज्या, तो अंदर भी कितना होगा, पॉइंट x कहां है, अंदर, तो K माइनस का 4Q आवेश अपॉन इसकी त्रिज्या। अब बेटा ना प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप बिंदु y का विभव लिखने की कोशिश करें, गलत हो जाए कोई बात नहीं बेटा, हम सीख रहे हैं, हम आपको सिखाने आए हैं, टेस्ट लेने नहीं आए हैं, आपका सीख रहे हैं, कोशिश करो, गलत हो जाए कोई बात नहीं भाई, बट कोशिश करो। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से तुम तो घर को लौट जाओगे। करो कोशिश, गलत हो जाए कोई बात नहीं। चलो तो देखो, बिंदु y पर अंदर वाले गोले के कारण विभव कितना, तो हम लिखेंगे K, अंदर वाले गोले पर आवेश कितना है, Q, और अंदर वाले गोले के बिंदु है बाहर है ना, तो अपन क्या लिखते हैं, दूरी, कहां से, केंद्र से, कितनी दूरी है, R2 प्लस बाहर वाले गोले के कारण कितना विभव, तो बिंदु कहां पर है, बस बिंदु से पूछ लो, हम बाहर वाले गोले के लिए लिख रहे हैं, बस पूछ लो बेटा बिंदु से कि बिंदु तुम कहां पर हो, तो उसने बोला हम तो सतह पर है, तो हमने कहा अच्छा तुम सतह पर हो,
तो के आवेश कितना है -4q सतह पर हो तो त्रिज्या के बराबर। अब इस केस में हमें Vx माइनस Vy का मान ज्ञात करना है, या हम इसको डैश बोल देते हैं, है ना, डैश बोल देते हैं। तो Vx माइनस Vy हमारे पास यहां से कितना है, ध्यान देना पहले केस से, Vx माइनस Vy इज इक्वल टू हमें V दिया गया है, ठीक है। Vx का मान कितना, इतना है, Vy का मान इतना है, घटाओगे, इनको घटाओगे बेटा तो हमें क्या मिलेगा, KQ बाहर आ जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2 इसका वैल्यू किसके बराबर दिया गया, V के बराबर दिया गया, ठीक है। ये पहला केस। दूसरे केस में हमें विभव ज्ञात करना है, ठीक है, Vx डैश माइनस Vy डैश, ठीक है, Vx डैश माइनस Vy डैश, Vx डैश माइनस Vy डैश, ये हमका चाहिए, है ना, इसको हमने मान लिया V डैश, हमें ज्ञात करना। तो Vx डैश का मान कितना है, KQ/R1 और माइनस 4KQ/R2, कितना है, KQ/R1 और माइनस का 4K, नहीं माइनस का, यस ऐसा लिख लो, मिट जा, 4KQ/R2, ये R1 है, ये तो Vx का मान है, माइनस Vy का मान, तो Vy का मान कितना है, Vy का मान है बेटा KQ/R2 और माइनस का, यस, KQ/R2 और माइनस का 4KQ/R2, इट इज इक्वल टू V डैश। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो KQ माइनस से गुणा कर दो बेटा, तो KQ/R1 माइनस 4KQ/R2 माइनस से गुणा करो तो KQ/R2 माइनस प्लस 4KQ/R2 इज इक्वल टू V डैश, ठीक है। तो यहां पर देखिए भाई साहब, यो गयो, ये कैंसिल आउट हो गया, तो V डैश की वैल्यू कितनी बची, यहां से V डैश की वैल्यू कितनी आ गई है, V डैश इज इक्वल टू KQ/R1 माइनस KQ/R2। ओहो, ये तो V के ही बराबर है, V भी तो यही है ना, KQ/R1 था माइनस KQ/R2 था, ये तो बराबर ही आ गया। तो ये समीकरण नंबर 1, इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1/2 से, 1/2 से हम क्या कह सकते हैं, V डैश इज इक्वल टू V, समझ गए, V डैश इज इक्वल टू V। आंसर इज फोर्थ वाला, ठीक है, आंसर 0 होगा। प्रश्नों के बीच नया विभवांतर V डैश निकालना है। वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, 0.5 माइक्रोकूलम आवेश वाला द्रव्यमान 2 ग्राम है, सरल रेखा के बॉब से एक समान क्षैतिज विद्युत क्षेत्र में विरामावस्था में साम्यावस्था में उदर्शन लोलक द्वारा बनाया गया कौन। पढ़ो सवाल, पढ़ो बेटा अच्छे से सवाल पढ़ो, यस, हेलो, यस, गुड आफ्टरनून मैम, मे आई कॉल यू आफ्टर 8 PM, थैंक यू, ओके। ये हमारे पास एक आवेश है और उसका द्रव्यमान है, मतलब हमारे पास कोई वस्तु है जिसके पास आवेश है और द्रव्यमान है, एक सरल लोलक का बॉब मतलब वही द्रव्यमान, लोलक, जब गेंद समझ लो, बॉब का मतलब समझ लो, अब गेंद है, गेंद, ठीक है। तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता इतनी है, एक समान क्षैतिज दिशा में विरामावस्था में है, ठीक है। देखो बॉब क्या होता है, हम एक रस्सी लेते हैं ना, रस्सी, और उससे एक पिंड लटका देते हैं, इसको बोलते हैं बॉब बोलते हैं, ठीक है। और इस सिस्टम को बोल देते हैं लोलक, क्या बोलते हैं, लोलक,
इस सिस्टम को अपन क्या बोल लेते हैं बेटा, लोलक बोल लेते हैं। हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो लोलक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो यहां भार लग रही है mg, ऐसे नीचे रहता, नीचे रहता, भार लग रहा है नीचे रहता भाई साहब, ठीक है। अब क्या है भैया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, कितने लगा दी भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी इस दिशा में, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, तो लोलक अब यहां था बट अब लोलक यहां पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच गया इधर, क्यों भाग गया, तो हमने कहा पहले नीचे क्यों था, तो आपने कहा पहले नीचे इसलिए था क्योंकि ये mg नीचे लग रहा है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो भार नीचे की दिशा में लगता है, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो mg तो लगेगा ही लगेगा, साथ साथ बेटा यहां पर QE इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स लगने लगेगा। कौन सा फोर्स लगने लगेगा भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगने लगेगा। तो साम्यावस्था से कितना कोण बना रही है, तो साम्यावस्था से कोण बना रही है, तो ये अपन ऐसे रेखा को आगे बढ़ा दी, एक कोण देख लेते हैं कितना बना रही है, देख लेते हैं। तो बेटा हम कोण यहां पर निकाल सकते हैं, चलो हमने इस कोण, हमें ये वाला कोण चाहिए, हमका क्या चाहिए, हमका ये कोण चाहिए, हमने कहा ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा, ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, और फिर हम tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं दैट tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। देख लो भाई tan थीटा, तो ये आधार हुआ, जिस भुजा से कोण बन रहा होता है वो आधार, दूसरी वाली लंब। अब Q का, E का, M का, G का, सब का मान दिया आपको, फैजल बन के बदला ले लेना है, जैसे फैजल ने बदला लिया था, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, तो बस आप भी बदला ले लेना भाई थीटा का, ओके। हाँ बेटा वो बॉब ही होता है, बॉल को ही बॉब कहते हैं, बॉब को ही बॉल कहते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, पगले हैं। देखो बेटा अगला सवाल तो बहुत घनघोर आसान था, ये कर लिया होगा आपने। अब समय समाप्त होने वाला है, लेकिन समय समाप्ति की घोषणा से पहले हम बेटा और बच्चे हुए क्वेश्चन ट्राई करना। देखो ये तो ऐसे लप्पू सा सवाल है, विद्युत विभव का ग्राफ बनाना है किसके लिए, है ना। पहले देखो एक समान आवेशित पतले गोलीय कोष के लिए, एक समान आवेशित पतले गोलीय कोष के लिए विभव, तो अंदर विभव नियत रहता है, बाहर घटता है, ये आंसर हो गया। हाँ मजा, मैंने बोला ना कि जो सवाल थोड़े अच्छे पूछे गए ना जी मेंस में वो 23 में 24 25 में तो लप्पू से सवाल पूछे हैं, 23 24 25 में, जो 22 में 21 में 20 में 19 में अच्छे सवाल पूछे गए हैं। तो इसलिए मतलब मैं 23 के 24 के 25 के सवाल करवाता ही नहीं हूं, मतलब ऐसा कोशिश करता हूं कि आप उनको खुद से कर लो। कौन से ईयर के, 23 के 24 के 25 के, क्या आप खुद से कर लो। अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं ना तो एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, 22 का 23 का 24 का 25 का नहीं, 23 का 24 का 25 का। बहुत आसान पेपर आया है, आता ही है। लेकिन जो थोड़े ठीक सवाल हैं, थोड़ी कैलकुलेशन है ना, वो 23 से पहले है ना, 22 में 21 में 20 में 19 में 18 में 17 में, ऐसा। तो ये तो ऐसे ही लप्पू सा सवाल है। हमको एक सवाल और कराना था, कटे चलोगे वो। भाई साहब कहाँ चले गए तुम? कहे भाई साहब मिल नहीं रहे? अच्छा ऐसा करोगे सर, समय हो गया। हमने कहा समय हो गया, बस मैं एक चीज बता दूं, 1 मिनट लगेगा। अगलेट सवाल है, और भी सवाल दूंगा बेटा मैं एडवांस के। अब देखो हम कल डाइपोल पढ़ेंगे, फिर हमें अगला चैप्टर भी स्टार्ट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन करते रहेंगे तो इतने सवाल हैं बेटा, और 10 लेक्चर लगेंगे, 10 लेक्चर लगेंगे। तो मैं एक एक दो दो करके आपको होमवर्क दे दिया करूंगा। आप एआई का हेल्प लेना चाहो, यूट्यूब का, गूगल का, जिसका भी हेल्प लेना चाहो उसका हेल्प लेके सॉल्व कर लिया करो, है ना। वैसे तो बेटा फिर जब अपन सेशन वगैरह लेंगे बाद में तो सारे पीवाईक्यूज कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप ये देखते चलो, ये फील लेते चलो बेटा,
कि सवाल कठिन नहीं होते हैं, चाहे मेंस हो या एडवांस हो, आपने चीज़ें सीखी हैं तो आप कर ले जाएंगे। हाँ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि एडवांस में कुछ सवाल ऐसे होते हैं वो लिटरली डिफिकल्ट होते हैं, उनको छोड़ दो भाई साहब, उनको छोड़ दो तो भी अच्छी रैंक आ जाती है। चलिए, तो मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर देखेंगे अपन। हम कल डाइपोल स्टार्ट करेगा, द्विध्रुव, है ना, नया चैप्टर नहीं है, इसी चैप्टर का पार्ट है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहे। और हाँ, एक चीज़ और बेटा, अभी बहुत सारे होमवर्क हैं, 20-25 होमवर्क और हैं अभी। तो जो 70% बच्चे थे जो होमवर्क जिन्होंने देखे ही नहीं, कोशिश ही नहीं की, बेटा उनसे निवेदन है मेरा, हम आपको डांट तो सकते नहीं है, मैं खुद गरीब आदमी, आपको क्या डांटूंगा, मैं अभी घर पे जाके खुद डांट खाते रहता हूँ, तो आपको क्या डांटूं मैं, तो डांटूंगा नहीं, निवेदन कर रहा हूं, निवेदन, ठीक है, कि कोशिश किया करो। सवाल सॉल्व होना या नहीं होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट ट्राई करना है, कोशिश करते रहना है। थैंक यू सो मच बच्चों।